सुप्रभात बच्चों आपका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीषी मैम आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। बच्चों, हिंदी में आपको आपकी जो बुक है स्वरांजलि हिंदी व्याकरण, इसमें से आपको पेज नंबर 66 ओपन करना है। बच्चों, 66 पेज नंबर में आपका पाठ 14 विराम चिन्ह दिया हुआ है। आज मैं आपको इसी के बारे में समझाऊंगी। बच्चों, विराम चिन्ह, विराम इसका अर्थ होता है रुकना, चिन्ह माने निशान, अर्थात रुकने के लिए जो निशान लगाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब एक भाषा के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। इसके आगे भावों की अभिव्यक्ति के लिए बोलते, लिखते एवं पढ़ते समय हमें रुकना पड़ता है। लिखते समय इस प्रकार रुकने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए, विराम का अर्थ होता है रुकना। भावों की अभिव्यक्ति के लिए बोलते, लिखते एवं पढ़ते समय हमें रुकना पड़ता है। लिखते समय इस प्रकार रुकने के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ हिंदी भाषा में विराम चिन्ह हैं उनके बारे में बताऊंगी। बच्चों, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आपका पूर्ण विराम, नंबर 2 है आपका अल्प विराम, नंबर 3 अर्धविराम, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 विस्मयादिबोधक चिन्ह, नंबर 6 अवतरण चिन्ह, नंबर 7 योजक चिन्ह, नंबर 8 निर्देशक चिन्ह, नंबर 9 कोष्ठक चिन्ह और नंबर 10 विवरण चिन्ह। अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर इनके बारे में बताऊंगी। अब हम सारे चिन्हों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें आपका पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, अर्थात जब हम वाक्य पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, उदाहरण देखते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए, इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, हमारा एक वाक्य संपूर्ण हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। यह चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। बच्चों, दूसरा आपका चिन्ह है अल्प विराम।
अल्प यानी थोड़े या थोड़ा, विराम नहीं चिन्ह यानी कि हम जिस जगह थोड़े समय के लिए रुकते हैं, सपोज दैट 1 या 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, हम वहीं पर अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता, गीता और सीता विद्यालय जाती हैं। बच्चों, इस वाक्य में सीता, गीता और सुनीता विद्यालय जाती है। सीता के बाद मैं थोड़ा सा रुकी यानी हम थोड़ा सा रुके, फिर गीता और सुनीता विद्यालय गई, इसलिए यहाँ पर सीता के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया। किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकते हैं वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे अल्पविराम कहा जाता है। आइए अब हम अपने तीसरे चिन्ह की ओर चलते हैं, जो आपका अर्धविराम है। अर्ध माने आधा, विराम यानी चिन्ह, मतलब कि जहाँ पर हमको या जिस जगह हमें पूर्ण विराम से कम अथवा अल्प विराम से अधिक समय लगता है, हम उस जगह अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तरकाशी में बाढ़ आ गई, सभी लोग सहायता में लग गए। देखिए बच्चों, उत्तरकाशी में बाढ़ आ गई, थोड़ा सा रुकना, सभी लोग सहायता में लग गए, इसलिए हमने इसमें अर्धविराम का प्रयोग किया। अब आपका चौथा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न मतलब प्रश्न पूछना, चिन्ह यानी निशान। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं या हमें किसी बात की संभावना होती है, हम वहां पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या पूजा विद्यालय जाएगी? बच्चों, इस वाक्य में आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या पूजा विद्यालय जाएगी? क्या आपका प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द आया हुआ है, इसलिए हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आपका पांचवा चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके लिए हम जहाँ पर दुख, खुशी, हर्ष इत्यादि भाव दर्शाते हैं या इनको प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। अरे वाह तुम तो पास हो गई। देखिए बच्चों, अरे वाह तुम तो पास हो गई। देखिए इस वाक्य में प्रसन्न वाह मीन्स बताया जा रहा है कि इसमें खुशी, वाह अरे वाह तुम तो पास हो गई, तो इसलिए हम इसमें वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं, आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, हर्ष, उत्साह आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम अगले चिन्ह की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चिन्ह है अवतरण चिन्ह।
अवतरण चिन्ह यानी कि हम किसी कथन, उक्ति अथवा कहावत के अर्थ को प्रकट करने के लिए कथन से पहले और कथन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बच्चों, इस वाक्य में महात्मा गांधी जी का कथन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसलिए उनके कथन को स्पष्ट या देने के लिए इसलिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। आइए इसके बाद आपका आता है योजक चिन्ह। इसकी परिभाषा हमारी ये है कि इसका प्रयोग दो सजातीय, दो विरोधी तथा पुनरावृत्ति वाले शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। सुख दुख जीवन में आते ही रहते हैं। सुख दुख ये विजातीय शब्द है, इसलिए इसमें सुख दुख के बीच में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों, आपका अगला चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, जिसकी परिभाषा ये उदाहरण देते समय किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में 4 महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। देखिए, भारत में 4 महानगर हैं। अब ये 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास। इसके बाद बच्चों हमारा अगला चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का अर्थ होता है किसी बात के विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए या नाटक इत्यादि में हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। सीता पढ़ने में कुशाग्र तेज है। सीता पढ़ने में कुशाग्र का बच्चों अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ है तेज है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आइए अब अपने आखिरी चिन्ह की ओर यानी विवरण चिन्ह की ओर हम चलते हैं। विवरण चिन्ह सूचना, निर्देश आदि देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे लिंग के 2 भेद हैं। स्त्रीलिंग व पुल्लिंग।
दो भेद हैं। अब कौन कौन से दो भेद हैं? स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और उनके प्रकारों के विषय में भी पढ़ा। जैसे कि विराम चिन्ह मैंने आपको बताया कि भाषा की सुंदरता के लिए या उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और अब आपको इसके अभ्यास कार्य करने हैं। अगली क्लास में मैं आपको इसके अभ्यास कार्य के बारे में बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही और आगे की क्लास में मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। थैंक यू एंड बाय।